वेलकम टू ई ज्ञान। चलिए आज हम लोग ट्रांसफार्मर ऑन लोड पढ़ करके देखते हैं, मतलब ट्रांसफार्मर पे लोडिंग का क्या इफेक्ट होता है। आज हम उसकी स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग एक अजम्पशन ले रहे हैं कि हम लोग वाइंडिंग रेजिस्टेंस और लीकेज फ्लक्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंसेज में होने वाले जो ड्रॉप्स हैं हम उसको नेग्लिजिबल मानेंगे, उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। चलिए हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन नो लोड पर पढ़ के देखते हैं, जो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग लोड कनेक्ट करके उसके स्टडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यदि सेकेंडरी को ओपन सर्किट रखते हैं, सेकेंडरी में हम लोग लोड को कनेक्ट नहीं किए, यहाँ से ओपन सर्किट है, तो सेकेंडरी का जो करंट होगा वो जीरो होगा और हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग में एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज V1 अप्लाई करते हैं। चूंकि सेकेंडरी नो लोड की कंडीशन में है, ओपन सर्किटेड है, इसलिए प्राइमरी से जो करंट फ्लो होगा वो बहुत स्मॉल करंट होता है, जिसको हम लोग नो लोड करंट या I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस करंट के कारण एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स क्रिएट होगा। ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो होगा देखिए वो इस प्रकार से होगा। ये मैं ब्लू कलर की लाइन से इसको ड्रॉ कर रहा हूं। कोर में ये फ्लक्स सेटअप होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो फ्लेमिंग्स लाइट एंड रूल के हिसाब से यदि मैं करंट के डायरेक्शन में उंगलियों को मोड़ता हूं तो अंगूठे की डायरेक्शन में ये फ्लक्स बनता है, तो इसका मतलब ये फ्लक्स की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी। ये एरो की डायरेक्शन में जो होंगे वो फ्लक्स होंगे, मतलब इस लिम्ब में वो फ्लक्स ऊपर की तरफ होगा, इस योक में वो फ्लक्स इस डायरेक्शन में होगा, फिर यहाँ पर ये डाउनवर्ड होगा और यहाँ पर वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारा मेन फ्लक्स है, ये जो मेन फ्लक्स है जिसको हम 5M से शो कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन ऐसी है। ठीक है। ये फ्लक्स जब प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक करेगा तो इसमें एक EMF इंड्यूस करेगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से, जिसको हम E1 से रिप्रेजेंट करेंगे। यही फ्लक्स जब सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से यहाँ पर एक EMF इंड्यूस करता है, जिसको हम E2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी स्टडी हम लोगों ने ऑलरेडी नो लोड की कंडीशन ऑफ ट्रांसफार्मर में स्टडी की थी। अब यदि हम लोग ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को लोड से कनेक्ट करते हैं, मतलब अब हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग में यदि एक लोड कनेक्ट कर देते हैं तो ऑब्वियसली इस E2 के कारण एक सेकेंडरी करंट I2 भी फ्लो होगा। ये सेकेंडरी करंट I2 कैसा होगा, तो डिपेंड करेगा इस लोड पर कि इस लोड का नेचर कैसा है। यदि लोड रजिस्टिव होगा तो I2 E2 के फेज में होगा, यदि लोड इंडक्टिव होगा तो I2 E2 से लैग करेगा, यदि लोड कैपेसिटिव होगा तो I2 E2 से लीड करेगा। मतलब नेचर ऑफ लोड पर डिपेंड करेगा इस I2 की पोजीशन, उसका फेज और उसका मैग्नीट्यूड दोनों लोड पर डिपेंड करेंगे। सपोज हम लोग अभी मान लेते हैं कि लोड हमारे इंडक्टिव है, मतलब I2 जो है वो E2 से लैग कर रहा है। जब ये I2 इस सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो करेगा तो ये I2 इस सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ अपना खुद का एक MMF बनाएगा और ये अपना खुद का एक फ्लक्स बनाएगा। ये फ्लक्स कैसा होगा, सपोज उस फ्लक्स का नाम हम लोग दे रहे हैं φ2, और ये φ2 जो है वो मेन फ्लक्स φm को अपोज करेगा। क्यों अपोज करेगा, देखिए क्योंकि E2 जब इंड्यूस होगा तो लेंज लॉ के हिसाब से E2 ऐसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि वो अपने आप को प्रोड्यूस करने वाले कॉज का अपोज करेगा। इस मेन फ्लक्स के कारण बन रहा है E2, E2 के कारण बन रहा है I2 और I2 के कारण बन रहा है φ2। इसलिए लेंज लॉ के कारण ये तीनों चीजें ऐसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होंगी कि वो इस मेन फ्लक्स का अपोज करेंगी। तो वो कैसा होगा, देखिए इस प्रकार से कोर में एक φ2 भी प्रोड्यूस होगा और ये φ2 की डायरेक्शन क्या होगी, वो अपोजिट टू दिस φm होगी, मतलब कि वो इस डायरेक्शन में, इस एरो की डायरेक्शन में जो ब्लैक कलर से बना है उसके डायरेक्शन में ये प्रोड्यूस होगा। तो ये फ्लक्स ऐसा सेट होगा कि वो मेन फ्लक्स को अपोज करेगा। यदि φm इस डायरेक्शन में था तो φ2 इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा और ये अपने आप को प्रोड्यूस करने वाले कॉज मतलब φm का अपोज करेगा। तो कोर का जो टोटल फ्लक्स है वो हो जाएगा φm माइनस φ2, मतलब कि क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जा रहा है। यदि फ्लक्स टोटल फ्लक्स कोर में रिड्यूस हो रहा है तो ये जो प्राइमरी में इंड्यूस्ड EMF E1 है ये भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि E1 जो होता है वो डिपेंड करता है φm पे। आप जानते हैं कोर के फ्लक्स पे डिपेंड करता है, हम लोगों ने E1 का फॉर्मूला पढ़ा था ऑलरेडी, 4.44 φm F इंटू N1, मतलब ये फ्लक्स φm पर डिपेंड कर रहा है। φm जो है वो टोटल रिड्यूस हो जा रहा है, φm माइनस φ2 हो जा रहा है, तो E1 भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इस प्रकार से E1 रिड्यूस होगा तो V1 जो है वो E1 पर ज्यादा डोमिनेट करने लगेगा। सपोज हमारा जो शुरू में जो नो लोड करंट था, शुरू में जो फ्लो हो रहा था नो लोड की कंडीशन में, वो हम लोग इस फॉर्मूले से उसको रिप्रेजेंट करते हैं V1 माइनस E1 अपॉन Z1, मतलब इस सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट था प्रीवियसली I0, उसका फॉर्मूला V1 माइनस E1 अपॉन Z1 था, जहां Z1 जो है वो इस सर्किट का इंपीडेंस था टोटल। यदि E1 रिड्यूस हो गया है तो ये जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। यदि इनके बीच का डिफरेंस इंक्रीज होगा तो ये करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है प्राइमरी से कुछ एक्स्ट्रा करंट I2 डैश
फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो कुछ एक्स्ट्रा करंट प्राइमरी से फ्लो होगा, उसको हम लोग नाम दे रहे हैं I2 डैश। तो एक्स्ट्रा करंट हो गया है हमारा I2 डैश प्राइमरी से फ्लो होने वाला। ये I2 डैश कैसे होगा? तो ये I2 डैश अपने खुद का एक MMF क्रिएट करेगा इस वाइंडिंग के साथ और अपने खुद का एक फ्लक्स क्रिएट करेगा। वो फ्लक्स कैसा होगा देखिए, तो ये मैं रेड कलर से उसको ड्रॉ कर रहा हूं। ये फ्लक्स जो होगा वो इस फ्लक्स को अपोज करेगा, क्योंकि ये फ्लक्स क्यों बना है, ये करंट क्यों बना है, तो इसी के कारण बन रहा है। यदि ये फ्लक्स इस फ्लक्स को अपोज कर रहा है, मतलब टोटल फ्लक्स को रिड्यूस कर रहा है, तब ये I2 डैश एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो रहा है। तो ये I2 डैश क्या करेगा, ये इसका अपोज करेगा। इसका अपोज कैसे करेगा, तो एक ऐसा फ्लक्स क्रिएट करेगा जिसकी डायरेक्शन होगी इसके अपोजिट, मतलब कि φ2 डैश की डायरेक्शन भी इस प्रकार से होगी। मतलब ये φm को सपोर्ट करेगा और φ2 को अपोज करेगा। तो उसकी डायरेक्शन देखिए इस प्रकार से होगी। ये जो हम लोगों ने रेड कलर के फ्लक्स को हमने ड्रॉ किया है उसकी डायरेक्शन में बनेगा φ2। तो इस प्रकार से अब क्या हुआ है, अब कोर में टोटल 3 फ्लक्स बन गए हैं। सबसे पहले बना था φm, फिर I2 के कारण बना φ2, और इस I2 के काउंटर बैलेंसिंग इफेक्ट I2 डैश के कारण बना φ2 डैश। ये दोनों फ्लक्सेस एक दूसरे को अपोज करेंगे, एक दूसरे के जस्ट इक्वल होंगे। यदि ये माइनस में होगा तो ये प्लस में होगा, और टोटल फ्लक्स कोर में इतना हो जाएगा। और φ2 डैश जो होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है φ2 के। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और टोटल फ्लक्स जो बचेगा वो फिर से φm बचेगा। तो टोटल फ्लक्स इन द कोर अब क्या होगा, फिर से φm होगा। याद कीजिए शुरू में नो लोड की कंडीशन में टोटल फ्लक्स कोर में से कितना था, तो सिर्फ φm था। जब हम लोगों ने लोड लगा दिया है तो मोमेंटरीली फ्लक्स थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद ये फ्लक्स बना और इसने इस फ्लक्स को कैंसिल कर दिया और फिर से फ्लक्स कितना हो गया, तो फिर से फ्लक्स जो है वो φm हो गया। मतलब नो लोड की कंडीशन में भी कोर से जाने वाला फ्लक्स φm और लोड की कंडीशन में भी कोर से जाने वाला फ्लक्स φm है। इसका मतलब है कोर में जो टोटल फ्लक्स होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे लोड की कंडीशन हो चाहे नो लोड की कंडीशन हो, कोर के अंदर का टोटल फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब अपन लोग एक बार ये डिस्कस कर लें कि ये I2 डैश क्या था, जो एक्स्ट्रा करंट जो सप्लाई से हमारी प्राइमरी वाइंडिंग ड्रॉ कर रही है वो क्या था। तो ये जो करंट है ये कहलाता है लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट। वो इस लोड करंट के इफेक्ट के कारण ही प्राइमरी से फ्लो हो रहा है, इसलिए लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट कहलाता है, क्योंकि लोड के करंट फ्लो हो रहा है और प्राइमरी से फ्लो हो रहा है, इसलिए इसका नाम है लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट। और ये जो होता है करंट I2 डैश, ये फेज अपोजिशन विथ I2 होता है। ये I2 का जस्ट अपोज करता है, I2 के इफेक्ट का अपोज करता है। I2 का इफेक्ट था φ2, तो इसका इफेक्ट होगा φ2 डैश। तो ये I2 के इफेक्ट को अपोज करता है और इसीलिए ये काउंटर बैलेंसिंग प्राइमरी करंट भी कहलाता है। तो I2 डैश को हम लोग क्या बोलते हैं, एक बार हम इसको यहां पर नोट कर लें। I2 डैश कहलाता है लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट। तो इस प्रकार से क्या हुआ, एक बार फिर हम रिवाइज कर लें जल्दी जल्दी। सबसे पहले हम लोगों ने नो लोड की कंडीशन में जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हुआ I0, इसके कारण अल्टरनेटिंग फ्लक्स बना φm। ये φm इससे लिंक करके E2 बनाता है और इससे लिंक करके E1 इंड्यूस करता है। जब हम इस सर्किट को क्लोज करते हैं तो यहाँ से करंट I2 फ्लो होने लगता है। ये I2 क्या करता है, लेंज लॉ के कारण एक ऐसी डायरेक्शन में फ्लक्स क्रिएट करता है जो अपने आप को प्रोड्यूस करने वाले कॉज, मतलब इस φm का अपोज करता है। तो कोर में जो टोटल फ्लक्स है वो φm माइनस φ2 हो जाता है, मतलब रिड्यूस हो जाता है। जैसे ही ये फ्लक्स रिड्यूस होता है तो E1 की वैल्यू भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि E1 डिपेंड करता है φm पे। E1 रिड्यूस होता है तो इनका जो डिफरेंस है V1 माइनस E1 वो भी इंक्रीज हो जाता है। ये इंक्रीज होता है तो प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई से ज्यादा करंट I2 डैश ड्रॉ करने लगती है। ये I2 डैश जो होता है वो लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट कहलाता है, ये काउंटर बैलेंसिंग प्राइमरी करंट कहलाता है। ये जो होता है ये इस I2 के फेज अपोजिशन में होता है। ये I2 जो है वो इस वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग के साथ अपना खुद का एक MMF बनाता है। ये MMF के कारण यहां से एक एक्स्ट्रा फ्लक्स φ2 डैश प्रोड्यूस होता है। ये φ2 डैश इस φ2 का अपोज करता है और इसको पूरी तरह से कैंसिल कर देता है, मतलब इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करके नलीफाई कर देते हैं और पूरे कोर में सिर्फ एक फ्लक्स φm ही बचता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि कोर में जो फ्लक्स होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब प्राइमरी में टोटल करंट कितना फ्लो होने लग गया, तो प्राइमरी का जो टोटल करंट है, पहले उसमें करंट फ्लो हो रहा था नो लोड करंट, और अब उसमें एक एक्स्ट्रा करंट I2 डैश भी फ्लो हो रहा है। तो इन दोनों का जो फेजर सम है वो I1 के बराबर होता है, मतलब प्राइमरी में से फ्लो होने वाला करंट हो गया I0 प्लस I2 डैश। ये I2 डैश क्या था, तो I2 डैश जो था वो प्रोड्यूस हुआ था I2 के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए। तो
कैसे होगा, ये I2 डैश का जो MMF होगा, ये I2 डैश कहाँ से फ्लो हो रहा है, प्राइमरी से, तो ये MMF कितना क्रिएट करेगा, ये I2 डैश इंटू N1 MMF क्रिएट करेगा, तो इसका MMF हो जाएगा I2 डैश इंटू N1, और वो किसको नलीफाई कर रहा है, इस I2 के इफेक्ट को नलीफाई कर रहा है, तो I2 का जो MMF होगा वो कितना होगा, N2 इंटू I2, तो ये हो जाएगा N2 इंटू I2, क्योंकि इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के फेज अपोजिशन में होंगे और एक दूसरे को नलीफाई करेंगे, तो I2 डैश कितना आ जाएगा, I2 डैश आ जाएगा N2 I2 अपॉन N1। तो इस प्रकार से हम लोग लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट को भी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि I2 डैश और I2 एक दूसरे के काउंटर बैलेंसिंग पार्ट होते हैं, तो इसलिए इन दोनों का MMF भी एक दूसरे के फेज अपोजिशन में होता है, इसलिए ये दोनों को हम लोगों ने इक्वल किया और यहाँ से I2 डैश निकाला। इस I2 डैश को जब हम लोग नो लोड करंट में ऐड करते हैं तो हमको टोटल प्राइमरी करंट मिल जाता है। तो इस प्रकार से हो गया इफेक्ट ऑफ लोडिंग ऑन ट्रांसफार्मर। यदि हम इसके फेजर डायग्राम को एक बार स्टडी करके देखें तो और हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये फेजर डायग्राम हमने बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर का जो मेन फ्लक्स होता है वो सब जगह पर सेम होता है φm, इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के मेन फ्लक्स φm को बना लिया। φm के कारण जो वोल्टेजेस इंड्यूस हो रहे हैं E2 और E1, ये दोनों φm को 90 डिग्री लैग करते हैं, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर E1 और E2 बना लिया है। चूंकि हम लोग वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और लीकेज फ्लक्स को और लीकेज रिएक्टेंस को नेग्लिजिबल मान रहे हैं, इसलिए E2 और V2 आपस में बराबर होंगे। देखिए ये E2 और ये V2 आपस में बराबर होंगे, इसलिए हम लोगों ने E2 इक्वल टू V2 कर दिया। ये E1 इस V1 को जस्ट अपोज करता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर देखिए इस E1 के जस्ट अपोजिट यहाँ पर V1 ड्रॉ कर लिया है। तो इस प्रकार से E1 और V1 हम लोगों ने ड्रॉ करके रख लिया है। अब हम लोग जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट जो होता है वो ट्रांसफार्मर के वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से लैग करता है। यहाँ पर हम लोगों ने I0 बनाया है। ये I0 हम कैसे फाइंड करते थे, तो ये I0 हम फाइंड करते थे इस IM और इस IW के फेजर सम से। IM और IW का फेजर सम होता था I0, तो हम लोगों ने I0 ड्रॉ कर लिया है। अब ये जो सेकेंडरी का जो लोड करंट है ये डिपेंड करता है इस लोड पर कि ये लोड कैसा है। हम लोगों ने इसमें अज्यूम किया हुआ है ऑलरेडी कि ये जो लोड है वो इंडक्टिव है, मतलब ये I2 जो है वो इस V2 से कुछ एंगल लैग करेगा। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर उस I2 को इस V2 से लैग करता हुआ यहाँ पर बनाया है। देखिए ये हमारा I2 ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ये इस V2 से φ2 एंगल लैग कर रहा है क्योंकि लोड जो है वो इंडक्टिव है। इस I2 का फेज अपोजिशन में रहता है I2 डैश, मतलब इस I2 के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए प्राइमरी से फ्लो होता है I2 डैश। तो यहाँ पर हम लोग उसको I2 डैश को भी जस्ट इसके अपोजिट 180 डिग्री पे यहाँ पर I2 डैश को ड्रॉ कर लेते हैं। ये I2 डैश हम लोगों ने जस्ट 180 डिग्री पे ड्रॉ कर लिया है। तो I2 के जस्ट फेज अपोजिशन में I2 डैश, ये देखिए ये I2 डैश इज इन फेज अपोजिशन विथ I2। अब इस I0 और I2 डैश का जो समेशन होता है वो टोटल प्राइमरी करंट होता है। तो देखिए ये I0 है, ये I2 डैश है, इनका जो समेशन होगा, फेजर सम होगा, वो I1 के बराबर होगा। तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे, तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से I0 और I2 डैश को ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, एक पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ, ये एक पैरेलल लाइन मैंने खींच दी I0 के एंडिंग पॉइंट से I2 के पैरेलल, और I2 डैश के एंडिंग पॉइंट से I1 के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। तो ये एक पैरेलल लाइन ऐसे खींच दी, दोनों जहां पर एक दूसरे को कट करेंगे ये एंडिंग पॉइंट हो जाएगा, और जहां पर प्रीवियसली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे वो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों की जो लाइन जो ज्वाइनिंग होगी, जो फेजर जो इन दोनों को ज्वाइन करेगा, वो हमारा इन दोनों का समेशन होगा, और इन दोनों का समेशन क्या है, वो है I1। तो इस प्रकार से हम लोग I1 भी फाइंड कर लेंगे। ये I1 जो होगा वो इस V1 से कुछ एंगल लैग करेगा जो होगा φ1। ये वाला जो एंगल यदि φ2 है तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इनके जो सामने के जो एंगल होंगे ये वाला एंगल भी हो जाएगा φ2। तो यदि ये φ2 है तो ये भी φ2 होगा। ये वाला जो एंगल होगा ये कहलाएगा हमारा φ0। तो इस प्रकार से हमारा फेजर डायग्राम अंडर लोडिंग कंडीशन भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।